शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। हम हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर साथ में पढ़ेंगे। हमारा मानना है कि अगर हिंदी को और इंग्लिश को अगर साथ में लेकर के चलते हैं तो इससे बच्चों को समझने में आसानी रहती है। जो ये व्याकरण है थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, हिंदी का तो फिर भी कर लेते हैं, इंग्लिश की बहुत मुश्किल लगता है। तो साथ में कंपेयर करते हुए अगर इसको लेकर के हम चलते हैं तो शायद बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। इसमें सबसे ऊपर हमने पद परिचय लिखा है, तो ये पद परिचय लिखने का मतलब और पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने का मतलब क्या है ये देखते हैं हम। जो शब्द भेद लिखा है इसको हिंदी व्याकरण के अंदर शब्द भेद 2 माने जाते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 माने जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद यानी कि शब्दों का क्या भेद है। आपने यहाँ देखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ इसके अलग अलग भेद दिए गए हैं शब्द के कि भी एक शब्द अपने बारे में क्या कहता है। मान लीजिए ये राम है, राम अपने बारे में क्या बताता है, पुस्तक अपने बारे में क्या बताता है, पढ़ता है अपने बारे में क्या बताता है, ये है क्या बताता है। तो इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी राम जब हमने लिखा है तो ये इसने अपने बारे में क्या बताया है, और रीड्स जो लिखा है इसने अपने बारे में क्या बताया, और द बुक जो है इसने अपने बारे में क्या बताया। इन शब्दों को अलग अलग जब देखा जाएगा तो एक शब्द अपने बारे में बहुत कुछ बातें बताता है। जैसे राम कहता है कि मैं एक संज्ञा भी हूँ, और संज्ञा कौन सी हूँ, प्रॉपर नाउन हूँ। ये पुस्तक कहती है कि भी मैं एक नाउन हूँ और कर्म भी हूँ। और पढ़ता है ये कहता है मैं क्रिया हूँ। यहाँ है भी कहता है मैं एक सहायक क्रिया हूँ। तो ये अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे इसमें देखिए राम क्या है, संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और ये पुल्लिंग है, ये एक वचन में है, और ये अपने आप को कर्ता भी कहता है। जो सेंटेंस जो वाक्य है, वाक्य का कर्ता कौन है, ये जब कौन का क्वेश्चन बनता है, पुस्तक कौन पढ़ता है तो राम पढ़ता है, तो ये सब्जेक्ट अपने आप निकल करके बाहर आ जाता है। और कर्म के बारे में कहा जाएगा कि वह क्या पढ़ता है, तो वो पुस्तक पढ़ता है, ये कर्म निकल करके बाहर आ जाएगा। जब क्रिया यूज होती है कर्ता के हिसाब से तो ये भी एक वचन में ही आएगी और ये कर्ता के हिसाब से ही आएगी। जब ये क्रिया कर्म के हिसाब से आएगी तो किस तरह से आएगी, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये पुस्तक कर्म के हिसाब से इसने क्रिया ने अपने आप को चेंज कर लिया है, क्योंकि राम तो पुल्लिंग है और पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ जाति आया है। तो आपने यहाँ संज्ञा जो है राम है, पुस्तक भी है, लेकिन जो क्रिया लगी है वो किसके हिसाब से लग गई है, यहाँ पुस्तक के हिसाब से लगी है। तो यहाँ कर्म ने काम किया है, क्रिया का कर्म यहाँ पुस्तक बनी है और क्रिया का कर्ता राम, अभी हमने पहले पढ़ा था इसमें। तो ऐसा ही इंग्लिश में है, राम रीड्स द बुक, तो राम यहाँ सब्जेक्ट दिखा दिया, रीड्स, और ये सिंगुलर नाउन है, और नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन है, और ये सब्जेक्ट बन करके आया है। यहाँ ये मेन वर्ब है रीड्स, पढ़ना, और द बुक ये आपका नाउन भी है और ऑब्जेक्ट भी है। वही क्वेश्चन इसमें बनता है कि पुस्तक कौन पढ़ता है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन हु का बनेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट क्या पढ़ता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे।
तो आपने जाना कि भी एक सेंटेंस के अंदर एक एक शब्द, एक एक पद अपने बारे में क्या बताता है। तो मुझे पढ़ाना तो इसमें संज्ञा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इन सब के बारे में बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि वही बात होती है कि जब घर में मेहमान आते हैं तो मेहमान आने के बाद जब वो घर में आते हैं तो सबका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि एक वाक्य के अंदर कौन कौन से पद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, संयोजक, विस्मय सूचक शब्द। इस तरह से ये शब्द एक वाक्य के अंदर आते हैं। और वो वाक्य के अंदर आते कैसे हैं, वो एक सेंटेंस के अंदर आते कैसे हैं, वो देख लेते हैं। अभी इसमें तो हमने पढ़ लिया, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें समझा दिया गया है कि संज्ञा के बारे में। अब आते हैं संज्ञा क्या है। जब किसी वस्तु का नाम रख दिया जाएगा, चाहे वो कोई भाव है, कोई विचार है, कोई फीलिंग है, कोई थिंग्स है, कोई क्रिएचर है, या फिर कोई व्यक्ति है, जब उनको कोई नाम दे दिया जाए तो वो नाउन है, वो संज्ञा है। आगे आते हैं सर्वनाम पे, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसी में जो राम है, राम को लेकर ही चलते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि वह है, राम की जगह क्या ले लिया हमने, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि भी राम की जगह हमने वह लिया है। जो ये सर्वनाम है, ये किसकी जगह लिया गया शब्द है, ये संज्ञा की जगह लिया गया शब्द है। तो ऐसे ही इंग्लिश में हो जाएगा, राम रीड्स द बुक, तो ही इज़ ए गुड बॉय। यहाँ हम राम की जगह ये ले लेते हैं, ही इज़ ए गुड बॉय। जब हमने ये लिया है तो ही राम की जगह ले लेते हैं। कई बार हमने पढ़ा भी है कविता में, कहानी में क्या पढ़ते कि भी अगर एक शब्द ले लिया है तो उसको बार बार रिपीट नहीं करते। तो एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, वह बहुत शिकार करता था, तो शेर की जगह हमने वह को यूज़ किया। जब हम एक बार प्रॉपर नाउन को यूज़ कर लेते हैं तो उस प्रॉपर नाउन की जगह, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह, फिर उसका जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया जाता है। जो उसका सर्वनाम है वो प्रयोग किया जाता है, वही यूज़ किया जाता है। विशेषण, इन दोनों को की विशेषता ये बताता है विशेषण, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, संज्ञा की और सर्वनाम की, नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता ये बताता है। अभी हमने एक वाक्य लिखा था, ही इज़ ए गुड बॉय। ये जो वाक्य लिखा हमने, ये लिखने का मतलब है कि पहले हमने पढ़ा था ये सर्वनाम है, यानी कि ये प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है, इशारा करके कहा गया कि वह लड़का अच्छा है, एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का। तो इस तरह से इस लड़के के बारे में बताया है अच्छा, कि वह गुड है। ही इज़ ए बैड बॉय, अगर ये इसको बैड भी लिख दें तो क्वालिटी बताता है ये। ही इज़ ए टॉल बॉय, ही इज़ ए शॉर्ट बॉय, ही इज़ ए स्मॉल बॉय। तो इसमें हिंदी के अंदर अगर बोलें कि लंबा, चौड़ा, मोटा, छोटा, अच्छा, बुरा, ये सभी की सभी विशेषताएं हैं किसकी, संज्ञा की और सर्वनाम की, यानी नाउन और प्रोनाउन की, जो विशेषता बताता है कि वह अच्छा है या बुरा है। तो विस्तार में बाद में बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनको जान लेते हैं। तो ये एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया कि भी ये जो लड़का है, लड़का कौन है, नाउन है। सीधी बात है कि भी इसने बताया संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, इसलिए गुड क्या है इसके लिए बता रहा है, बॉय के लिए। आगे चलते हैं। वर्ब, वर्ब क्या काम करते हैं, एक्शन का काम करते हैं। एक्शन
कई बार तो ये बताती है अवस्था, किस अवस्था में काम किया गया है, कौन सी अवस्था में, कौन सा काल में है ये भी ये बताती है। और क्या घटना घटी है, किसके साथ घटी है, उसके बारे में ये बताती है। जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है, तो यहाँ क्या काम किया है ही ने, या ही की जगह अगर हम ले लें राम रन्स, तो राम सिंगुलर है यहाँ, ही सिंगुलर है यहाँ, इसीलिए ऐसा आता है सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, तो यहाँ इसलिए एस इसीलिए आया है, ये एक्स्ट्रा हम बताने के लिए बस। तो ही रन्स या फिर राम रन्स, तो इस तरह से दौड़ता है। ये क्या कार्य करता है, यहाँ हमने नाउन को लिखा है, यहाँ हमने प्रोनाउन को लिखा है। इन्होंने क्या काम किया है, राम दौड़ता है, राम ने दौड़ने का काम किया, और वह दौड़ता है, उसने भी दौड़ने का काम किया है। यहाँ एक्शन दिखाया है, एक प्रोनाउन ने भी एक्शन किया है और एक नाउन ने भी एक्शन किया है। आगे चलते हैं। वर्ब कई बार कोई कार्य भी नहीं करता, तो वो स्टेटिव अवस्था में बोला जाएगा, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं उसको। ही इज़ ए स्टूडेंट, ही इज़ ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है। यहाँ इसने कोई कार्य नहीं किया, यहाँ स्टेटिव हेल्पिंग वर्ब में यूज़ हुआ है। ये है का मतलब अगर वो एक विद्यार्थी है, ये एक अवस्था है कि वो है, यानी कि प्रेजेंट में है, वर्तमान काल में है। आगे आते हैं सम क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या करता है, क्रिया विशेषण करता है कि भी जो विशेषण है और क्रिया है और खुद क्रिया विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन तीनों के बारे में बताता है कि वो कैसे काम करते हैं, किस विधि से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो ये जो वेरी आया है, इस हैप्पी के लिए आया है। तो हैप्पी क्या है, खुश, वह बहुत खुश है। तो हिंदी के अंदर ही इज़ वेरी हैप्पी को बोलेंगे हिंदी में, वह बहुत खुश है। तो वह बहुत, वेरी मैंने क्या होता है, बहुत होता है। तो खुश से, खुश को मॉडिफाई किसने किया, वेरी ने किया। यहाँ ये एडवर्ब है, यहाँ ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को एडवर्ब ने मॉडिफाई किया है। अब वर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है, एडजेक्टिव के बारे में सीख लिया है, और वर्ब के बारे में कि एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है उसको देखते हैं। अभी हमने लिखा था राम रन्स, तो ये राम रन्स जो है ये आपकी क्रिया है। इससे पहले राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट जो लिखा है ये फास्ट, कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। दौड़ने को इसने, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब है। तो इस तरह से हमने देखा, इसने वर्ब को मॉडिफाई किया इधर एडवर्ब ने। तो ये खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। हिंदी में कर लेते हैं, वह बहुत तेज़ दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है। आपने यहाँ देखा कि भी बहुत आया है, तेज़ आया है और दौड़ता है। दौड़ता क्या है, आपकी क्रिया है, आपकी वर्ब है। तेज़ आपका एडवर्ब है और बहुत भी आपका
एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब ने मॉडिफाई किया है। ही रन्स वेरी फास्ट, तो ही रन्स वेरी फास्ट, फास्ट को मॉडिफाई करता है वेरी। तो इस तरह से हमने देखा कि वो तीनों को ही मॉडिफाई करता है, खुद को भी, क्रिया विशेषण जो है खुद को भी, एडवर्ब को भी, और वर्ब और एडजेक्टिव को भी। इस तरह से इन तीनों के ऊपर ये अपना काम करता है। आगे आते हैं हम संबंध बोधक पे। संबंध बोधक, संबंध बताना, दो शब्दों का, दो पदों का, दो टर्म्स जिसको बोलते हैं। जैसे ही इज स्टैंडिंग, he is on the roof, on the roof, वह कहाँ खड़ा है? छत पर, on the roof, तो वह छत पर खड़ा है। तो इस तरह से उसने संबंध बताया है, जो वो व्यक्ति है वह कहाँ खड़ा है? छत पर खड़ा है। जैसे हिंदी में कहेंगे वह कमरे के भीतर है, वह स्कूल में है, he is in the school। तो प्रीपोजिशन के बारे में पता चल गया हमें। अब करते हैं संयोजक। कंजक्शन क्या है? जब दो वाक्य के अंदर दो जो वाक्य अलग अलग हैं और उनको जोड़ता है, लिंक करता है। लिंक कैसे करता है? जैसे हम लिखें, दो वाक्य लिखती हूँ मैं, राम इज ए गुड बॉय, यहाँ एक वाक्य ये है। दूसरा है मोहन इज ए गुड बॉय। जो हमने ये जो वाक्य लिखे हैं दो, अगर हम इनको एंड के साथ जोड़ दें तो कैसे बनेंगे ये? तो ये जो मिलेंगे, राम एंड मोहन आर, वहाँ इज आया था, यहाँ आर आ जाएगा, राम एंड मोहन आर गुड बॉय। तो यहाँ इसने जो ये चीज़ थी, यहाँ इज था, राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ इन दोनों के लिए आर लग गया क्योंकि ये दो पर्सन हैं, दो, तो राम और मोहन, तो इसके लिए यहाँ आर आया। यही तो एरर होते हैं। अगर यहाँ पे भी आप इज लगा दोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ आर आया है गुड बॉय। तो ये इस तरह से आपका संबंध बोधक भी हो गया और संयोजक भी हो गया, जिसको कंजक्शन बोलते हैं। इसमें और भी हैं, परंतु, बट, एंड, तो इस तरह से ये जुड़ जाते हैं दो वाक्य। हिंदी में बोले राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, तो इस तरह से बोला जाए। विस्मय सूचक शब्द, ये ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में थोड़ा ही बहुत है। जैसे इसमें एक ख़ास बात होती है, जो एक्सक्लेमेशन का निशान है, ये एक्सक्लेमेशन का निशान है। हर वाक्य के अंदर यही मिलेगा आपको। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कुछ हमारे अंदर से अचानक से कोई भी शब्द निकलता है, एकदम कुछ हमारा हमें आश्चर्य होता है, तब ये यूज़ किए जाते हैं। कुछ अच्छा अगर हमें दिखे, वाह, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, कुछ इस तरह से शब्द निकलते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इस तरह से शब्द निकलते हैं, तो वो अचानक होते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब पहले हमने सबसे पहले ये किया था कि भी किस तरह से दो वर्ण मिलके
एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ हमने किया है, जय और लय को जोड़ दिया, लेकिन सार्थक वर्ण ही जब जुड़ेंगे सार्थक शब्द बनाना चाहिए। वर्णों का सार्थक समूह, यानी कि जब वर्ण अगर हम लेते हैं तो वो वर्ण एक सार्थक शब्द बनाए, उन्हीं को लेना होगा। जैसे क, मैं और ल, अगर मैं ये लूँ तो इसमें कमल बनता है। तो ये सार्थक वर्णों का जो समूह है वो एक सार्थक शब्द बनाए होना चाहिए। आगे चलते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। अभी सबसे पहले हमने यही चीज़ सीखी थी, जल ही जीवन है। इसमें सभी शब्द जो लिए हैं वो एक सही वाक्य का निर्माण करें, सही सेंटेंस का निर्माण करें। वाटर इज लाइफ, जीवन, जल ही जीवन है। हिंदी में मुख्य संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन एक खास बात है, ये जो हमने लिखा है ये वैसे नहीं लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी हमारी जो राष्ट्रीय संस्था है, उस बुक के अंदर इन्होंने कहा ये 3 हैं। इन तीनों में से जो जातिवाचक संज्ञा है उसके भेद हैं 2। यहाँ दिखाया गया है, समूहवाचक और पदार्थवाचक, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं और मैटेरियल नाउन बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में ये 5 बताए गए हैं शुरू से आखिर तक। कैसे? व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जातिवाचक को कॉमन नाउन बोलते हैं, भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, और समूहवाचक को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और पदार्थवाचक को मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब ये 5 हैं। इन 5 को भी इंग्लिश में 2 भागों में बांटा गया है कि जिनको गिना जा सके वो काउंटेबल, और जिसको ना गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल में इनको रखा गया है। यहाँ देखिए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंट, जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल, जिसको ना गिना जा सके। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 3 नाउन ऐसे हैं जिनको गिना जा सकता है, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिना नहीं जा सकता। तो इसीलिए इनको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसमें है समूहवाचक में ही सोचते होंगे, जब समूह हो गया उसको काउंट कैसे करेंगे। अब पुस्तक है, पुस्तक कई पुस्तकों का ढेर या उनको इकट्ठा करके एक जगह लगा दिया जाए तो वो पुस्तकालय बनता है, तो उनको काउंट करके तो रखा जा सकता है। लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है तो काउंट करके इकट्ठा किया जा सकता है, उसका गट्ठर बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों से क्लास बनते, कक्षा बनते हैं। एक स्टूडेंट मिल करके एक क्लास बनाते हैं, एक कक्षा बनाते हैं। तो इस तरह से इसको गिना जा सकता है। कॉमन नाउन में भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें मान लीजिए कहा जाए लड़के, पुस्तक, मेज़, तो इनको काउंट किया जा सकता है। और व्यक्तिवाचक में तो वैसे ही किया जाता है, नाम से देखा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक में जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, तो इस तरह से इनको जैसे कॉमन नाउन को काउंट किया जा सकता है, प्रॉपर को भी काउंट किया जा सकता है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है नाम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग सच एज राम, बुक, दिल्ली, पेन। तो इस तरह से संज्ञा के बारे में हिंदी में भी कर लेते हैं बात कि भी किसी भी प्राणी, कोई भी प्राणी है, चाहे किसी भी प्राणी को हम नाम दे दें, जगह या वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब इसमें जगह कौन सी है, दिल्ली है, और वस्तु का नाम पेन, पुस्तक भी एक वस्तु है, और राम एक प्राणी है, एक व्यक्ति है। तो इनको जब नाम दे दिया जाए
वही तो संज्ञा होती है। संज्ञा तीन प्रकार की बताई थी मैंने कि हिंदी में 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, और जातिवाचक के 2 भेद अलग से होते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के बारे में समझते हैं। प्रॉपर नाउन को समझने के साथ साथ हम दूसरा जातिवाचक संज्ञा साथ में लेंगे, इन दोनों को साथ में समझाएंगे, जिससे ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जिसको अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब अगर इसको कॉमन नाउन को लूँ मैं, तो कॉमन नाउन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए लड़का है, पुस्तक है, राज्य है। अब किसी लड़के को अगर नाम दे दिया जाए, राम दे दिया जाए, सीता दे दिया, लड़की को सीता नाम दे दिया जाए, तो इस तरह से जब लड़की को नाम दे दिया सीता और लड़के को नाम दे दिया राम, तो लड़के को किस नाम से पुकारे? राम के नाम से पुकारे। लड़की को किस नाम से पुकारे? सीता के नाम से पुकारे। अब क्लास के अंदर तो बहुत से बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अगर लड़का लड़की कह के पुकारेंगे तो पता ही नहीं चलेगा अभी किसको पुकारा जा रहा है। तो इसीलिए जब हम नाम लेकर के किसी बच्चे को पुकारते हैं तो वही आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अगर सबके लिए लड़का यूज़ करेंगे उससे, या लड़की यूज़ करेंगे, या किसी वस्तु के लिए एक ही नाम यूज़ करेंगे, तो इस तरह से हमें पता ही नहीं चलेगा कि भी वो है क्या। जैसे यहाँ राम मेरा मित्र है, मित्र में राम, तो एक लड़के को प्रॉपर नाम दिया राम, तो तभी तो हमें पता चला कि उसका मित्र जो है वो राम है। इसीलिए राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम एक प्रॉपर नाउन है। राम इज़ माय फ्रेंड, तो राम एक प्रॉपर नाउन हो गया। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जातिवाचक और दोनों हमने प्रॉपर नाउन यानी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इन दोनों को इकट्ठा किया है, इसीलिए इस पे ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी चीज़ को दिया गया एक नाम, ऐसा नाम, क्योंकि भाव जो होता है, विचार जो होता है, इसमें पता चल रहा है सीधी भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाव जो होता है वो निराकार होता है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। विचार को हम उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। जब देख या छू नहीं सकते तो निराकार ही कहेंगे, उसका कोई आकार ही नहीं है। वैसे भी एक खास बात और है इसके लिए, भाववाचक संज्ञा के अंदर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, कोई भी शब्द इसका खुद का नहीं है, ये दूसरों से ले करके अपने आप को रचता है। कैसे? देखिए, सुंदर, सुंदर में हमने ता प्रत्यय रखा है, सुफिक्स जिसको बोलते हैं हमारी इंग्लिश के अंदर, प्रीफिक्स होते हैं, सुफिक्स होते हैं, प्रत्यय बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये प्रत्यय मिलता है, प्रत्यय मिलने के बाद शब्द रचना होती है। सुंदर, सुंदर, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वो जो सुंदर है ना, वो विशेषण है अपना, और विशेषण के अंदर ता लगाया गया है, तब ये ता लगा हुआ है, तब जा कर के ये भाव जो है ये बना है, सुंदरता। इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, हाँ भाई ये इस चीज़ के अंदर इतनी सुंदरता है। घृणा, प्यार, इन सबको नहीं देख सकते। चोरी, चोर से बना है ये, चोरी। अब ये कहता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरली रिफ्रेश द नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी गुण क्या है, एक्शन क्या है, स्टेट क्या है। तो गुण क्या है? सुंदरता लिया है। एक्शन जो कार्य करता है, हंसना एक एक्शन है, स्टेट अवस्था को लिया है। तो यहाँ पे इंग्लिश के अंदर भी ऐसा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से वाई लगा दिया इसने, पीछे फूल को काट दिया इसने, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और यहाँ
वाई इसको उसकी जगह रिप्लेस करके इसको ब्यूटी बना दिया गया है, सुंदरता। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, आपका भाववाचक संज्ञा बन गई, भाव बन गया, विचार बन गया। एक सुंदरता केवल 9 दिन का आश्चर्य है, ब्यूटी इज़ ओनली इन 9 days वंडर। तो यहाँ जो ब्यूटी आया है ये आपका भाववाचक संज्ञा के रूप में आया है। कई बार देखना यहाँ, लाफिंग इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ। लाफिंग क्या है, हंसना। हंसना तो ऐसा लगता है जैसे क्रिया है, लेकिन है क्या ये, दिखता है क्रिया, लेकिन यहाँ ये तो सब्जेक्ट बन करके खड़ा हो गया, और वो भी किसके रूप में, नाउन के रूप में। संज्ञा बना है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, और ये तब जा कर के सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट बना है, ये क्रियावाचक संज्ञा कहलाता है, जिरंड इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि भी हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है। यहाँ लाफिंग इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ। तो देखिए एक चीज़ और इसके अंदर बताती हूँ अभी। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग भी ऐसा लगता है कि भी एक वर्ब है, लेकिन वो भी क्या है, यहाँ एक नाउन के रूप में होती है यहाँ प्रयोग। तो दिखने में ये वर्ब हैं, लेकिन होती हैं क्या, नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है इनको। तो समूहवाचक संज्ञा, आगे 4th पॉइंट आता है आपका समूहवाचक। ये क्या है समूह? समूह में इनसे सीधा समझ में आ रहा है, समूह, एक समूह बना दिया जाए, चीज़ों को इकट्ठा करके, कोलेक्ट करके कोलेक्टिव नाउन बन जाता है, समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर हम वस्तुओं को इकट्ठा कर दें, रेत का अगर इकट्ठा कर दें तो वो ढेर बनता है। अगर मान लीजिए छात्रों को अगर इकट्ठा कर दें, वो कक्षा बनती है। अगर व्यक्ति एक जगह किसी अच्छे काम के लिए इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सभा बनती है। अगर पशुओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो झुंड बनता है। इस तरह से अगर लोग बिना मोटिव के इकट्ठा होते हैं, वैसे ही गली मोहल्ले में, तो वो भीड़ बन जाती है। मेला, सेना, पुस्तकालय, ये सभी क्या हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करके एक समूह बना दिया गया है, समूहवाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। ऐसे ही कोलेक्टिव नाउन के अंदर, क्योंकि समूह मीन्स कोलेक्ट की हुई कोई चीज़ें, उनका कोलेक्शन ही समूहवाचक संज्ञा यानी कोलेक्टिव नाउन बनता है। ग्रुप ऑफ सैंड हीप बनती है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लाइट बनता है। तो इस तरह से जब इनको इकट्ठा कर लिया जाता है शब्दों को, और उन शब्दों को, उन वस्तुओं के नामों को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा बन जाता है। इसमें एरर जो निकलता है वो किस तरह से निकलता है, देखिए एरर निकलते हैं। ये जो हम सीखते हैं, उस सीखने का मतलब ये होता है, इन सब चीज़ों का सबको पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों में कि भी अगर हम जो कलेक्टिव नाउन है उसका प्रयोग अगर एक मोटिव के लिए करें, एक मत के लिए करें, एक ऐसी अवस्था में करें जब हमारा एक ही डिसीजन हो, एक ही मत हो, एक ही बात हो, तो तब वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन जो आएगा लास्ट में वो भी सिंगुलर आएगा। इसमें भी तो यही बात की गई है। द जूरी वॉज अनएनिमस इन इट्स डिसीजन। तो जूरी अपने फैसले में एक मत थी। यहाँ था तो नहीं आया ना, थे नहीं आया, सॉरी थे नहीं आया। थे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होते तो वो थे आता यहाँ पे। यहाँ जूरी एक दिखाई गई है सिंगुलर में। तो जब इसको सिंगुलर में दिखाया है तो ये प्रोनाउन जो है वो भी सिंगुलर में आएगा और जो आपके वर्ब है वो भी सिंगुलर में आएगी।
तो यहाँ देखिए, जब इन्होंने डिवाइड हो गए आपस में, जब वो जो विचार रखे हैं उनमें वो अपनी राय के अंदर जब वो अलग अलग हैं, तो इसने यहाँ पे दिखाया है कि जो वर्ब है वो प्रोनाउन प्लूरल बन गई, और प्रोनाउन है ये भी प्लूरल बन गया। तो यही चीज़ें इसमें सीखने की होती हैं। तो यही एरर होते हैं। इन चीज़ों का सबको पता है कि भी वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सबको पता है, लेकिन उन चीज़ों के अंदर गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं वो हमें नहीं पता है। ये बेसिक करवा रही हूँ थोड़ा सा, उसको समझाने के बाद जब अगला टॉपिक हम लेकर के आएंगे, इनके एरर पे लेकर के आएंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, हिंदी के भी और इंग्लिश के भी, दोनों के। हिंदी में बहुत सी गलतियाँ होती हैं, तो उन सब को निकालेंगे कैसे कैसे गलतियाँ कहाँ कहाँ के सेंटेंस के अंदर होती हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन, क्राउड यानी कि भीड़, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट यानी क्लास, कक्षा। तो 5th पॉइंट आता है पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन जिसको बोलते हैं, मैटर, मटेरियल। तो पदार्थ, कोई भी पदार्थ, वो चाहे मैन मेड हो या फिर नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप से या व्यक्ति के द्वारा रचना की गई हो किसी चीज़ की। जैसे सीमेंट है, सीमेंट हम खुद बनाते हैं, मैन मेड है वो नेचुरल नहीं मिलती। सोना हमें नेचुरल मिलता है, हीरा भी नेचुरल मिलता है, लोहा भी मिल जाता है, चांदी भी मिल जाती है, मिट्टी, पानी, तेल, तो ये सभी नेचुरल चीज़ें हैं। और मैन मेड में आ जाती हैं बहुत सी चीज़ें। और हमें वुड जो लकड़ी है वो भी हमारी नेचुरल है, पेड़ पौधों से मिलती है ना। तो यहाँ हार सोने का बना हुआ है, ये सोने का बना है। तो यहाँ अगर ये पूछा जाए कि इसके अंदर मटेरियल नाउन कौन सा है, पदार्थवाचक संज्ञा कौन सी है, तो हम कह सकते हैं सोना है। ये सोने वाला सोना नहीं है, कभी स्लेब वाला लगा, सोना, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड, आयरन। एक बात और मेन थोड़ी सी कर लेते हैं। वुड, वुड लिखा हुआ है, इसका मतलब वुड अगर अकेला है, अगर इसके पीछे एस नहीं लगा है तो ठीक है। अगर लकड़ी बनता है इसका अर्थ, अगर इसके बाद आप एस लगा दोगे, वुड्स, तो ये जंगल बन जाएगा, ये प्लूरल नहीं बनेगा, ये बहुवचन नहीं बनेगा। हिंदी में तो लकड़ी का लकड़ियाँ बन जाता है, लेकिन वुड, वुड मीन्स लकड़ी है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में एस, अपवाद है ये कई। अगर वुड के बाद एस लगा दिया, आयरन के बाद एस लगा दिया, तो वो अपने आप के मीनिंग को ही बदल देते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये जंगल बन जाता है। तो आयरन के अंदर भी एस अगर लगा दिया तो वो बेड़ियाँ या फिर जंजीर बन जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अभी पीछे हमने कर लिया है ये कि हार सोने नामक पदार्थ से बना है, हार सोने का बना है, इस तरह से ये यहाँ करवाया गया है हिंदी में। तो इंग्लिश में इधर दे दिया द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये गोल्ड से बना है। इसमें कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता इसमें। नाउन के बारे में बहुत सी बातें हैं, इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले मैंने फंक्शन के बारे में बताया था, आपको ध्यान होगा कि भी जैसे मैंने सब्जेक्ट के रूप में उसको करके दिखाया था, कर्म के रूप में भी यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी उसको करके बताया था। राम पुस्तक पढ़ता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ऋतु राइट्स ए लेटर, ऋतु जो है एक लेटर लिखती है, तो यहाँ लिखती है। तो यहाँ ये इस जो वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट बन करके ऋतु आई है। तो यहाँ तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, जो
क्रिया का सब्जेक्ट बन करके नाउन है या प्रोनाउन कोई भी। अब यहाँ पे सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही क्रिया काम करती है। क्रिया क्या? सीमा ने एक गीत गाया, तो सीमा गाती है। अगर सीमा गीत गाती है, अगर सीमा के हिसाब से लगता तो गाती है आता, लेकिन यहाँ क्या आया? सीमा ने एक गीत गाया, तो गाया संग, ये सॉन्ग। तो यहाँ सॉन्ग के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए इस वर्ब ने काम किया है। ऑब्जेक्ट के लिए इस वर्ब ने किसके लिए काम किया है? ऑब्जेक्ट के लिए। संज्ञाओं के संबंध में जिसको पोसेसिंग द नाउन बोलते हैं, अपोस्ट्रोफिस एक निशान है। ये कुछ इस तरह से लग करके आता है इंग्लिश के अंदर। अगर इसको थोड़ा लंबा करके लिखे सेंटेंस को, तो द फादर ऑफ मोहन, इस तरह से लिखा जाता। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए एस यूज़ कर दिया इन्होंने, मोहन्स फादर। तो ये अपोस्ट्रोफिस ये संबंध दर्शाता है का के की। किसका? का के की का। तो इसीलिए संज्ञाओं के संबंध के रूप में भी नाउन प्रयोग किया जाता है। क्रिया के पूरक के रूप में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब मान लीजिए राजेश इज ए स्टूडेंट, यहाँ ये इज जो है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? स्टूडेंट, राजेश और स्टूडेंट का। अब राजेश का क्या पता वो क्या है? राजेश इज, आगे क्या पता है? तो कॉम्प्लीमेंट है ही स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि भी यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन करके। समानाधिकरण के रूप में केस इन अपोजिशन। विपुल आवर मॉनिटर स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब अकेला विपुल कर दे या फिर अकेला ये कर दे कि हमारा मॉनिटर फर्स्ट आया क्लास में, तो कौन आया है ये तो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ इसके बिना तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है और इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों को अगर लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि विपुल क्लास का जो मॉनिटर है वो फर्स्ट है क्लास में। अब फर्स्ट कौन है? अगर ये विपुल का नाम ना लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा हमें कौन है। अब कर्ता के बारे में कई बार हमने हिंदी में पढ़ा होगा, जो इंग्लिश से करते हैं, इंग्लिश में अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनको कई चीज़ें भूल चुके हैं वो हिंदी की, तो उनको याद दिलाने के लिए मैं बताती हूँ कि भी, और संस्कृत में भी इसको यूज़ किया जाता है विभक्ति के रूप में। अब जैसे बोलते हैं छात्र छात्रो छात्रः प्रथमा, तो वहाँ कर्ता ने को यूज़ किया जाता है, प्रथम विभक्ति बोलते हैं कर्ता ने। तो ऐसे ही जब ये आपने पढ़ा था वो द्वारा जो आया है, राम ने चाय पी, अगर ये लिखें तो किसने काम किया है चाय को पीने? तो राम ने किया है, तो राम ने चाय पी। तो ये जो ने है ये कर्ता है, कर्ता ने चाय पी है ये बता रहा है। तो इसे इसी तरह से कर्ता ने कर्म को कर्ण से संबंध काके की संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर, तो जो ये संबंध आया का के की वो इसमें भी अपोस्ट्रोफिस लग करके आता है, इसमें सॉरी इसके अंदर ये एस के पीछे जो ये निशान है इस तरह का, ये का के की का ही तो संबंध दर्शाता है। तो का के की का संबंध दर्शाता है, तो इसीलिए संबंध का के की आया है उसके अंदर। तो ये इसमें सारे जो मामले हैं इसके अंदर ये सारी विभक्ति, इसको नॉमिनेटिव वोकेटिव भी बोलते हैं, नॉमिनेटिव बोलते हैं, वोकेटिव बोलते हैं। और हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, हिंदी के अंदर इनको कारक बोला जाता है, कारक, और संस्कृत में इनको विभक्ति बोला जाता है।
तो इस तरह से ये प्रयुक्त होती है। तो आगे चलते हैं। संज्ञा यहीं ख़त्म नहीं होती, संज्ञा का बहुत आगे भी बहुत काम है। बचपन में हम सुनते आए हैं कि भी वचन करो, लिंग याद करो, वचन याद करो, लेकिन हम उनका महत्व नहीं समझते, सिर्फ हम रटते हैं उस चीज़ को, तो हमें पता ही नहीं होता हम याद क्यों कर रहे हैं उन चीज़ों को। ऐसे इंग्लिश में जेंडर करने हैं, नंबर करने हैं, वो करवा दी, पर उनका महत्व हमें नाउन के अंदर पता चलता है। सबसे ऊपर हमने जो किया था, अगर एक चीज़ है उसके लिए जो इसी के अंदर देखिए ये इज क्यों लगा है, क्योंकि ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए ही सिंगुलर वर्ब आएगी आपकी। तो सिंगुलर वचन का काम किया कि नहीं किया इधर। तो अगर थर्ड पर्सन है, वह, यह, तो इन सब के लिए भी तो क्या है, वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी कि एक वचन में आएगी। जेंडर का मतलब क्या है, लिंग का मतलब क्या है। अब लड़का है, अगर अकेला है तो उसमें जो आप वर्ब लगाएंगे ना वो सिंगुलर में लगाएंगे। अगर वचन के अंदर लड़के आ गए तो उसमें वर्ब आपकी प्लूरल लगेगी। बॉयज़, अगर एक बॉय है तो वहाँ वर्ब आपकी सिंगुलर है, अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ वर्ब आपकी प्लूरल है। इनका इसीलिए तो महत्व है। कई बार हम हिंदी में ही हैं लगा देते हैं, लड़का पढ़ता है, तो मान लीजिए लड़का पढ़ता है लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक लड़का है तो एक लड़के के लिए जो क्रिया है वो भी तो हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन में होनी चाहिए। या फिर लड़का पढ़ते हैं, वो गलत हो जाएगा सब। इसीलिए हमें सिंगुलर यानी कि वचन और लिंग करवाए जाते हैं, ताकि हमें पता चले वाक्य के अंदर अगर एक वचन है तो क्रिया भी उसी हिसाब से आएगी, अगर बहुवचन है तो क्रिया भी उसी हिसाब से आएगी। अगर आपका जो जेंडर है लिंग में, अगर वो लड़का है या लड़की है, या फिर वो ज़्यादा है या कम है, तो उस हिसाब से आपके क्या आ जाएंगे, वर्ब काम करेगी। उसको सिंगुलर आना है या प्लूरल आना है, यही तो एरर होते हैं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, इसके अंदर भी ये चीज़ें जो हैं, चेयर को गिन सकते, टेबल को गिन सकते, लेकिन वाटर और साल्ट का तो हम गिन ही नहीं सकते, शुगर को नहीं गिन सकते, यानी कि चीनी को। इनको तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन हम इनको काउंट तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से इंग्लिश के अंदर जो काउंटेबल चीज़ें हैं, अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, उनमें भी आपके वचन काम करते हैं। एक वचन, बहुवचन, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इस तरह से। तो भाववाचक संज्ञा बनती कैसे है, किन शब्दों से। सबसे ऊपर मैंने इसके बारे में बात की थी कि भाववाचक संज्ञा के अपने आप खुद शब्द नहीं होते, वो किसी न किसी अलग शब्दों से बनते हैं। जैसे यहाँ जातिवाचक संज्ञा से स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, और इस स्त्री तव फेमिनिटी, ये आपका प्रत्यय लग गया तब, यहाँ तब प्रत्यय लगा है, यहाँ वाई लगा हुआ है, फेमिनिटी बना, यहाँ स्त्रीतव बना, स्त्रीतव तब आ गया, यहाँ तब आ गया। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ब्यूटीफुल का अगर फुल हटा दें तो ब्यूटी, वाई टी के बाद वाई लगाते हैं तो ब्यूटी बन जाता है। ब्यूटी एक सुंदरता है, शब्द है, सुंदरता से ता प्रत्यय लगा है हिंदी के अंदर। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा तैयार होती है। यहाँ देखिए आप, अगर लड़का जातिवाचक संज्ञा है, वो तो पता है हमें कि लड़का जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ बॉय इंग्लिश में दिया हुआ है, बॉयहुड, लड़कपन। अगर पन प्रत्यय लग जाता है तो बचपन, लड़कपन। तो इस तरह से हुड
जो है ये इसमें जुड़ा हुआ है बॉय के अंदर, तो ये आपका सुफिक्स है। तो इसमें जुड़ गया तो शब्द नया बना दिया उसने, लड़कपन। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसमें देखिए ईमानदार, ओनेस्ट लिखा हुआ है, तो ओनेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ ईमानदार, ईमानदार से ही ईमानदारी बनी है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो वह एक ईमानदार व्यक्ति है। व्यक्ति के लिए जो ईमानदार सबसे पहले आया वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन ईमानदारी बहुत ही अच्छी संस्कारी चीज़ के अंदर प्रयुक्त होता है। तो ईमानदारी अपने आप में एक भाव विचार बन जाता है, इसीलिए एक भाववाचक संज्ञा बन गई ईमानदार से। ईमानदार देख सकते हो आप, ईमानदारी नहीं देख सकते। आगे है क्रिया, खोजना। अगर है दौड़ना, दौड़, भागना, भाग, घटाना, तो घट। तो इस तरह से तो हिंदी के शब्द बनते हैं। तो इसके अंदर डिस्कवर, डिस्कवर से, खोजना से डिस्कवरी, ये वाई। देखिए पीछे भी इसमें सब जगह ऐसा ही हुआ था, वाई लगा, वाई लगा, ब्यूटी के अंदर भी वाई लगा, किसी में वाई जुड़ता है, किसी में हुड जुड़ता है, तो इस तरह से आपके शब्द बनते हैं। तो डिस्कवरी बन जाता है, तो खोज बन गया इधर। खोज आपका भाववाचक संज्ञा है, डिस्कवरी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन से अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? पर्सनल अगर होता है तो प्राइवेसी बोलते हैं पर्सनल को। निज, निजतव, निजतव भी होता है और निजता भी होता है। निजतव हिंदी में बनता है और निजता भी बनता है। इसके दो शब्द बनते हैं हिंदी के अंदर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। आगे इससे भी अच्छी वीडियो लेकर के मैं आऊँगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।